प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्यपुस्तिका भारत की खोज। इसका चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है युगों का दौर। युगों का दौर इस अध्याय का अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे, विकास और ह्रास। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी में आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का, जो कि 12वीं शताब्दी का है। कला में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में जो भवभूति थे, उनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था और वे अंतिम व्यक्ति थे उस सदी के। गणित में अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में जो भास्कर द्वितीय थे, वे सबसे महानतम व्यक्ति रहे उस सदी के। कला के क्षेत्र में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से लेकर तो 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग माना जाता है। अर्थात इस समय पर कला का बहुत विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की कलाओं ने अपना हुनर दिखाया। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के चरम विकास का समय था। गॉथिक कला क्या होती है? एक प्रकार की इमारतों के निर्माण की एक अलग ही अनोखी का प्रकार है। तो इसी समय पर यूरोप में गॉथिक कला का विकास हुआ, बहुत ही अधिक विकास हुआ उस समय इस प्रकार की कला का। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि कला के क्षेत्र में दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा लंबे समय तक पुरानी और परंपरागत कलाओं का क्षेत्र रहा। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उस पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। उपनिवेशों में बसने के लिए जो आखिरी बड़ा दल था, वो कहाँ से आया था? दक्षिण से, और दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था। लेकिन दक्षिण के जो चोलवंशी थे, वे 11वीं शताब्दी में वहाँ पर अच्छी खासी सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बन गए थे। फिर श्री विजय ने उन्हें हराया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के क्या कारण थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे भारत अपनी प्रतिभा, अपनी कला और अपनी जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। और यह जो प्रक्रिया थी, ये जो क्रम था, वह क्या था? बहुत धीमी गति से हो रहा था और इसमें कई सदियां बीत गई। इसका आरंभ, पतन का आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तर में हुआ और अंत दक्षिण में। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध का क्या कारण हो सकते हैं? इसके लिए राधाकृष्णन का कहना था कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी थी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है।
लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का राज शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी राज भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता कब खो सकती है? जबकि सांस्कृतिक पतन हुआ हो, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता खोने के लिए सांस्कृतिक पतन का होना अनिवार्य होता है, ऐसा चाचा नेहरू को लगता है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता भी तभी खोती है जब किसी न किसी प्रकार का पतन हुआ हो। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक विशालतम देश रहा है हमेशा से, और बहुत ही उस समय कला, विज्ञान सभी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास भी यहाँ पे हुआ था, और अत्यंत सभ्य देशों में भारत का नाम लिया जाता था। तो इस प्रकार के विशाल देश का पतन तभी हो सकता है जब कोई बाह्य आक्रमण उस पर किया जाए और किसी न किसी प्रकार का अंदर से देश में ही किसी न किसी प्रकार का पतन हो रहा हो, या फिर आक्रमण जिसके द्वारा किया गया है वह बहुत ही ज़्यादा युद्ध कौशल हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुशलता हो युद्ध करने की। भीतरी राज भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो नेहरू जी का मानना था कि जो पतन की ओर अग्रसर होने लगा था भारत, उसमें कहीं न कहीं भीतरी जो पतन था वही उसके लिए जिम्मेदार था। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्तल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। अब अगर भारत में हम पतन की बात करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर सभ्यता में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी पतन होता है तो कभी विकास होता है, पर भारत ने इन सभी चीज़ों से बचकर अपने आप को एक नया रूप फिर से दे दिया था। यानी उसने पतन होने ही नहीं दिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्तल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। यानी आने वाली दूसरी सभ्यताओं से, चाहे वे आक्रमणकारी हो या कोई भी हो, बाहर दूसरे लोगों के संपर्क में आकर उसने अपने आप को फिर से एक ताज़ा और एक नया रूप दिया और फिर से विकास की ओर बढ़ चला। और तो और इसमें अतीत के जो प्राचीन इतिहास रहा है उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव रहा, और अतीत से लेके वर्तमान के बीच में एक अनोखी कड़ी हमेशा जुड़ती चली गई। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता अर्थात जो पुरानी परंपराएं हैं उनको कट्टरता से उनका पालन करना और विचारों में विस्फोट का एक अनोखा सहयोग रहा है। सभ्यता के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। तो अगर हम देखें कि बहुत सी सभ्यताएं जिनका पतन हुआ, वे ध्वस्त हो गई, वे नष्ट हो गई, तो उनमें सबसे उल्लेखनीय जो उदाहरण है वो यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत किसके साथ हुआ? रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। अब भारतीय सभ्यता पूरी तरह से तो नष्ट हुई नहीं, और इसीलिए कहा कि
इसका नाटकीय अंत नहीं हुआ जैसा दूसरी सभ्यता का हुआ, और परंतु धीरे धीरे इसका पतन दिखाई देता है। और इसका कारण किसे बताया गया कि भारतीय समाज व्यवस्था जो थी, जिसमें कट्टरपन था, गैर मिलनसारिता थी, मतलब दूसरों से आसानी से न घुलना मिलना, ये शायद पतन के कारण हो सकते हैं, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। अब जो भारतीय जाति व्यवस्था थी, उसके कारण कुछ जो भारतीय थे विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, और वहाँ की उनकी जो मानसिकता थी, उनके रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कट्टरपन दिखाई नहीं देता। अगले 400-500 वर्षों तक वे इन्हीं उपनिवेशों में विकसित होते रहे और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। गैर मिलनसारी भावना के कारण ही भारत में जो रचनात्मकता थी वह समाप्त हो गई। जीवन निश्चित चौखटों में बंट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रखना सिखाया गया। यहाँ पर जो भारतीय जाति व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था थी, वह एक अलग से ढांचे में ढल गया, जिसमें जो क्षत्रिय थे वह देश के लिए युद्ध लड़ते थे, ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ का काम करते थे, जो नीची जाति के लोग थे उन्हें शिक्षा के और विकास के अधिकारों से दूर रखा गया, और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों पर अत्याचार करने लगे या अपने अधीन उनसे काम करवाने लगे। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। अब भारत का जो सामाजिक ढांचा था, उसने भारतीय सभ्यता को एक अनोखी दृढ़ता प्रदान की। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट कर दिया। जो एक प्रकार का कार्य करने वाले थे, वे लोग, उनमें एक तरह से एकता बन गई। उन्होंने अपने अपने गुट बना लिए, अपने अपने दल बना लिए, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। परंतु ये पूरी देश की राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, तो इस प्रकार के विकास में वह बाधा पैदा करने लगी। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन अलग अलग समुदायों के भीतर। इन्हें एक तरह का कार्य करने वाले जो लोग थे, उनके बीच में तो आपस में एकता हो गई, वे एकजुट हो गए, परंतु आपस में अलग अलग तरह के कार्य करने वालों या अलग अलग दर्जे के लोग जो थे, उनके बीच में कहीं न कहीं मतभेद रहे। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसके कारण क्या हुआ, जैसे जो शिल्पकारी थे, जो हथकरघे थे, जो अपने हाथ का काम किए करते थे, वे पुरानी पुश्तैनी जो उनकी कला थी उन्हीं का कार्य करते रहे। ने जो धंधे थे उनके, वह क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगे। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ।
विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। अब इन सब के कारण क्या हुआ, एक तरह से पतन का दौर शुरू हो गया। कैसा? लोगों के आपस में विचारों का आदान प्रदान जो था, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध करने के तरीकों में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करने में, उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने में, इस प्रकार के कार्यों में बाधाएं आने लगी। साथ ही क्या हुआ, एक क्षेत्र विशेष के लोग जो थे वो तो आपस में एकजुट हो गए, परंतु अगर हम संपूर्ण भारत में एकता की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या हो गया, एक सामंतवादी और गिरोहबंदी की भावना बढ़ गई। सामंतवाद अर्थात जो बड़े लोग होते हैं, जो जमींदार जैसे लोग होते हैं, उनके पास ही क्या होता है, राज्य की पूरी भूमि का राजस्व होता है। तो वे इस तरह के लोग क्या करने लगे, अपने अधीन जो लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे या जो गरीब लोग थे, उनके ऊपर एक तरह से वो अधीन उनके ऊपर अपना दबदबा बनाने लगे। तो इस प्रकार की भावनाएं बढ़ गई और इन सब का कुप्रभाव हुआ अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से सिमट गई थी, सिकुड़ गई थी। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। फिर भी कहीं न कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि इन सब के बावजूद भी जीवनी शक्ति और एक प्रकार की दृढ़ता जो थी वो लोगों के मन में थी और इसके साथ ही लोगों में जो लचीलापन था और हर तरह से, हर तरीके में अपने आप को ढालने की जो क्षमता थी लोगों की, उसके कारण कहीं न कहीं भारत अपने पतन से बच गया और नए संपर्कों, नए आने वाले लोगों और नई विचारधाराओं का वह लाभ उठा सका और नई दिशाओं में उसने विकास भी किया। लेकिन यह जो विकास था यह कहीं न कहीं एक तरह से बाधित था, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट थी। इससे अधिक विकास हो सकता था जो कि नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हमारा ये जो अध्याय है, अध्याय 4 समाप्त हुआ। धन्यवाद।